हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू वांगशन ओशन। तो आज हम हमारी कहानी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। इस वक्त सभी क्लैन में युद्ध की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब युद्ध होने में कुछ ही महीने और बाकी थे। बाउसन सेरेन के मुताबिक अब युद्ध में केवल कुछ ही समय बचा रह गया था। वैन क्लैन में वैन रूहान अपनी पूरी ताकत से इन आयरर के टुकड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी उसने इन आयरन की मदद से बहुत बड़ी क्रॉप्स की आर्मी खड़ी कर दी थी। उसे पूरा भरोसा है कि वो आज नहीं तो कल इन आयरन को कंट्रोल कर ही लेगा। जियांग क्लैन में मैडम यू ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जियांग चैंग रखा है। अभी मैडम यू पूरी तरह से अपने बच्चे को संभालते हुए भी युद्ध की तैयारी में लगी हुई हैं और मेडिटेशन करके अपनी जीडियन की शक्तियों को बढ़ाने में पूरा ध्यान दे रही हैं। दूसरी तरफ जियांग फैंगम्यान भी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करने में अपना सारा समय दे रहे हैं। इसी बीच एक दिन वहाँ पे जिन क्लैन से जिन गुआंगशन और मैडम जिन आती हैं। मैडम जिन और मैडम यू बचपन से साथ हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनका एक दूसरे के क्लैन में आना जाना लगा रहता है। पर इस बार वो यहाँ किसी और काम से आई थी। मैडम जिन के आने की खबर सुनकर मैडम यू उन्हें लेने मेन गेट तक गई। वहाँ उन्हें लेकर वो महल की तरफ आई और उन दोनों को बैठाया। इस समय वहाँ जियांग फैंगम्यान भी बैठे हुए थे। कुछ समय तक एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद मैडम जिन ने अब सीधे वो बात की जिसे करने के लिए वो यहाँ तक आई थी। उन्होंने कहा, मैडम यू, आप जानती हैं कि अभी युद्ध का माहौल चल रहा है। हर तरफ युद्ध की ही तैयारी चल रही है। युद्ध कभी भी हो सकता है। इस समय क्लैन लीडर जिन का भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो न जाने वो युद्ध में शामिल हो भी पाएंगे या नहीं। और मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ, तो मैं भी युद्ध में शामिल नहीं हो पाऊंगी। पर मेरा ख्याल है आप दोनों ही युद्ध में शामिल ज़रूर होंगे। मैडम लैन, मैं आपके बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। भगवान ना करे युद्ध में आप लोगों को कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे आपकी बेटी जियांग यानली का हाथ मेरे बेटे जिन जिशुआन के लिए मांग रही हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने एक बार जियांग फैंगम्यान की तरफ देखा और फिर मैडम जिन से कहा, मैडम जिन, अभी हर तरफ युद्ध का माहौल है और आप ये क्या बात कर रही हैं। ये सुनकर मैडम जिन ने कहा, मैडम यू, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अच्छी तरह जानती है कि जिन क्लैंस के लीडर नहीं होते उनके साथ क्या होता है। मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। मैडम यू और जियांग फैंगम्यान को मैडम जिन की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ में आ रहा था। वो लोग इस युद्ध में खुद का फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि जिन गुआंगशन कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं होते। वो हमेशा केवल अपनी सेना को किसी और क्लैन लीडर या अपने किसी सेना नायक के साथ भेज देते हैं, और उसकी सेना बड़ी होने के कारण सबको उसकी ज़रूरत होती है, तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। और मैडम जिन तो कल्टिवेटर ही नहीं है, तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि उस युद्ध में जियांग फैंगम्यान और मैडम यू को कुछ हो जाता है, तो बच्चों के रिश्ते के दम पर वो सारे जियांग क्लैन पर उनका अधिकार जमा लेंगे। पर दूसरी तरफ सोचा जाए तो वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस क्लैन के लीडर्स नहीं होते, वहाँ के आसपास के छोटे क्लैन्स मिलकर उस क्लैन पर हमला कर देते हैं और वो किसी को भी बच्चे बूढ़े देखे बिना जान से मार देते हैं। इससे तो बेहतर यही होगा कि ये क्लैन जिसके अंडर आ जाए। यही सोचकर जियांग फैंगम्यान और मैडम यू ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर कुछ समय बाद जिन गुआंगशन और मैडम जिन वहाँ से चले गए। इस तरफ निये क्लैन में निये मिंगजू अपने छोटे भाई की देखभाल करते हुए अपने क्लैन की सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। बाउसन सेरेन की बात को ध्यान में रखकर वो भी अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंग्याओ भी निये मिंगजू का पूरा साथ दे रहे थे। इतनी कम उम्र होते हुए भी वो निये मिंगजू की कंधे से कंधा मिलाकर के सहायता कर रहे थे। कहीं ना कहीं निये मिंगजू के दिल में मैंग्याओ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, पर अभी निये मिंगजू के पास ये सब बातें सोचने का समय नहीं है। वो इस वक्त केवल युद्ध की में फोकस करना चाहते हैं। लैन क्लैन का माहौल इस वक्त सभी क्लैन से थोड़ा अलग है। यहाँ पर सभी कांगसे की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अभी कांगसे की प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है। हीलर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हैं। इस समय अगर कोई परेशान है तो वो लैन ई और बाउसन सेरेन है, क्योंकि उन्होंने जो शक्ति बनाई है उसे संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसे उन दोनों ने बनाया ही इस प्रकार है कि ये केवल किसी इंसान के शरीर में ही शांत रह सकती है, इसलिए अब उन्हें उस छोटे मेहमान का इंतज़ार है। उनकी इस टेंशन को कोई समझे या ना समझे, पर कांगसे, वी चांगसे, मैडम लैन और किंगन जुन बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। लैन ई और बाउसन सेरेन ने इन चारों को ये बात बता दी थी,
क्योंकि वो दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो दोनों ही युद्ध से वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन्हें ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उन बच्चों को गाइड कर सके। पर उन दोनों ने इन चारों को ये बताया है क्योंकि माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उनका चाइल्ड किस काम को करने के लिए बड़ा हो रहा है। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। कांगसे इस वक्त रूम में हीलर के साथ थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। रूम के बाहर पूरा लैन परिवार वांगजी और सिचेन के साथ खड़े थे और इधर वी चांगसे और बाओसन सैरन भी वहीं थे। वी चांगसे को एक पल भी चैन नहीं आ रहा था, वो बहुत परेशान थे। बाओसन सैरन ने उनके पास आकर कहा, वी चांगसे शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर वी चांगसे ने इधर से उधर घूमते हुए कहा, माँ मैं कैसे शांत हो जाऊँ, कांगसे इतने पेन में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतने में ही रूम से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर सभी रूम की तरफ मुड़ गए। थोड़ी देर बाद रूम से हीलर एक बच्चे को लेकर बाहर आई और कहा, मुबारक हो, बेबी बॉय हुआ है। ये सुनकर बाओसन सैरन आगे आई और उन्होंने बेबी को गोद में लिया। वी चांगसे ने एक नज़र बेबी की तरफ देखा और सीधे हीलर के पास जाकर पूछा, कांगसे कैसी है? हीलर ने कहा, वो ठीक है, बस थकान के कारण बेहोश है। ये सुनकर वी चांगसे सीधे अंदर रूम की तरफ चले गए। उनके पीछे बाकी सब भी जाना चाहते थे, पर हीलर ने सभी को रोक दिया और बोली, अभी आप लोगों का अंदर जाना सही नहीं होगा। अभी कांगसे इस हालत में नहीं है कि कोई उससे मिले और मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को उन दोनों को कुछ देर तक अकेले छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने बेबी की तरफ देखते हुए कहा, कम से कम तब तक जब तक ये नन्हा खरगोश उठ नहीं जाता। सभी ने इस बात पर नोट किया और फिर हीलर वहाँ से चली गई। हीलर के जाने के बाद सभी बारी बारी से बेबी को देखने लगे। उस बेबी को देखकर सभी अपनी अपनी राय दे रहे। तभी वांगजी ने कहा, माँ क्या ये खरगोश है? ये सुनकर सभी हंस पड़े और मैडम लैन ने वांगजी से कहा, नहीं, ये तुम्हारा दोस्त है जिसके साथ मिलकर तुम्हें अपना सारा जीवन युद्ध करना है और उसका ख्याल रखना है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, ठीक है माँ, मैं इसका ख्याल रखूँगा, मैं इसका अच्छी तरह ख्याल रखूँगा। मैडम लैन की ये बात सुनकर बाओसन सैरन ने एक बार उन्हें देखा और फिर उन दोनों ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ नोट, जैसे बाओसन सैरन मैडम लैन को शुक्रिया कह रही हूँ। इस तरफ कांगसे के रूम में वी चांगसे जैसे ही एंटर हुए, उन्होंने देखा कि कांगसे को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है और वह अपनी कमज़ोर आवाज़ में पानी मांग रही है। ये सुनते ही वी चांगसे ने एक ग्लास में पानी लिया और कांगसे को बैक सपोर्ट देते हुए उन्हें थोड़ा उठाकर उनकी पीठ को अपने चेस्ट से टिकाकर वो उनके पीछे बैठ गए और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद कांगसे ने उसी पोजीशन में अपना सर वी के शोल्डर में रख लिया और अपनी थकी हुई आवाज़ में कहा, हस्बैंड, हमारा बेबी कहाँ है? क्या वो ठीक है? मैंने उसे एक नज़र सही से देखा भी नहीं। ये सुनकर वी ने कहा, कांगसे वो बिल्कुल ठीक है और अभी अपनी ग्रैंड माँ के पास है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है? ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा? ये सुनकर कांगसे ने एक छोटी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा दर्द तो होगा ना, पर तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उनकी ये बात चल ही रही थी, तभी वहाँ पर मैडम लैन बेबी को गोद में लेकर अपनी आधी आंखों को बंद करके कमरे में आते हुए कहती हैं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये सुनकर वी और कांगसे का ध्यान मैडम लैन पर गया। उन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा शर्मा गए। फिर मैडम लैन आगे आती हैं और कांगसे को रोता हुआ बेबी देते हुए कहती हैं, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, वो तो ये आपका बेबी रोने लगा और माँ और महागुरु बाओसन सैरन ने मुझे इसे लेकर आने को कहा क्योंकि वो कुछ इनएप्रोप्रिएट नहीं देखना चाहती थी और किरण और चिंगंजन तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकते, तो मुझे ही इसे लेकर आपके पास आना पड़ा। ये सुनकर वी चांगसे ने थोड़ा ब्लश करते हुए कहा, शीजिए, हम कुछ इनएप्रोप्रिएट नहीं कर रहे थे, मैं सिर्फ उसे पानी पिला रहा था। ये सुनकर मैडम लैन ने कहा, ठीक है गगा, मैंने मान लिया। फिर उन्होंने बेबी को फीड कराने में कांगसे की हेल्प की और वहाँ से चली गई। कांगसे अभी भी अपने हस्बैंड का सहारा लेकर बैठी हुई थी और अपने बेबी को फीड करा रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि सुकून जो उनकी ज़िंदगी में है वो कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि अब जो होने वाला है उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। कुछ दिनों तक कांगसे को आराम करने दिया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद लड़कियों को कई दिन लग जाते हैं रिकवर होने में, पर कांगसे एक स्ट्रॉन्ग कोर कैरी करने वाली कल्टिवेटर थी, तो इसीलिए उन्हें रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कांगसे की रिकवरी के बाद वो लोग बेबी की नेम सेरेमनी के लिए एक छोटा सा फैमिली प्रोग्राम रखते हैं। इस सेरेमनी में उस बेबी का नाम वीइंग रखा जाता है और कर्टसी नेम वी वुशियान
अब बेबी के 2 महीने पूरे हो गए थे और अब बॉसन सेरेन और मैडम लैन को लगा कि अब ये समय सही है। फिर उन्होंने कुंगेन जुन, मैडम लैन, वी चांगसे और कांगसे की परमिशन लेकर वांगजी और वी इंग को ठंडी गुफा में लेकर आते हैं। फिर उन्हें एक प्लेन सरफेस पे बिछे हुए गद्दों में लिटा देते हैं। वो दोनों ही इस वक्त सो रहे थे। लैनी और बॉसन सेरेन उनके दोनों तरफ खड़े होती हैं और फिर वो दोनों उस पावर को अपनी ताकत से कंट्रोल करते हुए विंग और वांगजी के ऊपर लेकर आती हैं और फिर थोड़ी और शक्तियों का यूज़ करके इसे 2 भागों में बांटकर उन दोनों के शरीर में इसे इम्प्लेस कर देती हैं। फिर कुछ देर उन दोनों को स्टडी करके ये सुनिश्चित करती हैं कि उन दोनों का शरीर इस पावर को डिनाई नहीं कर रहा। फिर वो दोनों उन बच्चों को लेकर गुफा से बाहर आती हैं, जहाँ वो चारों उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोनों बच्चों को देखकर कांगसे कहती हैं, माँ, क्या ये दोनों ठीक हैं? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनकर बाओ कहती हैं, नहीं, दोनों ही बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बस हो सकता है कि इन्हें थोड़ा बुखार आए, पर वो नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चारों को ही रिलीफ मिलता है। अब धीरे धीरे युद्ध और नज़दीक आता जा रहा था। फिर एक दिन लैन ई और बॉसन सेरेन को ये फील हुआ कि वेंस ने इन आयरन को एक्टिवेट कर लिया है। ये पता चलते ही उन्होंने कुरन और कुंगेन जुन को बुलाया और ये बात सभी क्लैन में बताने को बोल दी। इसी बीच लैनी की इन्फॉर्मेशन वाले पत्रों के अलावा एक और पत्र लैन क्लैन से जियांग क्लैन गया, जो सिर्फ जियांग फेंगमैन के लिए था, जिसे पढ़कर जियांग फेंगमैन भी शॉक हो गए, पर उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं। अब युद्ध को केवल कुछ ही दिन बचे थे और सभी क्लैन लीडर्स अपनी अपनी सेना लेकर लैनी क्लैन में उपस्थित थे, पर जिन क्लैन से सिर्फ सेना ही आई थी जिसका नेतृत्व जियांग फेंगमैन कर रहे थे। सभी को वहाँ निडर खड़ा देख महारानी लैन ने सभी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, आप सभी को यहाँ इस तरह अपने क्लैन और अपने परिवार के लिए खड़ा देख मुझे बहुत खुशी हो रही है, जबकि आप सभी जानते हैं कि हमारा वहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। आप सभी ये जानते होंगे कि वैन क्लैन ने हमसे लड़ने के लिए क्रॉप्स की आर्मी तैयार की है, जिन्हें हम हमारी आम तलवारों से नहीं मार सकते। इसलिए मैंने और महागुरु बॉसन सेरेन ने आप सभी के लिए एक मंत्र तैयार किया है, जो भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। आपको 2 दिनों तक लगातार अपनी तलवारों के साथ इसका यूज़ करते हुए मेडिटेशन करना है, जिससे आपकी तलवारें कुछ दिनों तक किसी कल्टीवेटर की तलवार की तरह ही क्रॉप्स को मारने में सक्षम होगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कहकर वो अपने रूम में बॉसन सेरेन के पास आती हैं और उससे कहती हैं, बाओ चलो, बहुत काम करना है। ये कहकर वो ठंडी गुफा में चली गई और वहाँ से इन आयरन के टुकड़ों को लेकर उन्होंने अपने पास रख लिया। अब युद्ध शुरू हुआ। सभी अपनी पूरी ताकत से युद्ध करने के लिए तैयार थे। सामने सिर्फ वैन रूहान और उसकी क्रॉप्स की आर्मी थी, जो सभी क्लैन की आर्मी को मिलाकर भी ज़्यादा थी, पर फिर भी किसी के भी चेहरे में कोई डर नहीं था। युद्ध का एक ही मकसद था, वैन रूहान से वो इन आयरन का टुकड़ा लेना और उसे सभी टुकड़ों के साथ मिलाकर इन आयरन को नष्ट कर देना। पर लैन ई और बॉसन सेरेन इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। युद्ध बहुत ही खतरनाक हो रहा था। न जाने कितने ही लोगों की जान जा रही थी, न जाने कितने ही लोग घायल हो रहे थे। पता नहीं किसके शरीर का कौन सा भाग कटकर अलग हो रहा था। उस युद्ध के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के दौरान एक क्रॉप ने कांगसे पर अटैक किया और उसे घायल कर दिया। उन्हें देखकर भी चांगसे वहाँ दौड़ते हुए आए। वो कांगसे के सिर को अपने गोद में रखते हुए बोले, कांगसे, कांगसे क्या हुआ तुम्हें? ये बोलकर वो रोने लगे। कांगसे अपने आखिरी वक्त में सिर्फ इतना ही बोल पाई कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और ये कहकर उन्होंने दम तोड़ दिया। वी चांगसे सिर्फ उनका नाम लेकर रोते रह गए। फिर अचानक से एक और क्रॉप ने उन्हें भी स्टेप कर दिया और उन्होंने भी वहीं अपनी वाइफ को गले लगाकर अपना दम तोड़ दिया। इस तरफ क्रॉप्स अब लैन क्लैन के अंदर आ गई। उनके साथ कुछ वैन सैनिक भी थे। उन्हें वहां जानबूझकर उन तीनों बच्चों को मारने के लिए भेजा गया था। इस समय मैडम लैन वांगजी सिचन और विंग के साथ एक कमरे में बंद थी, जिसे बहुत सारे मंत्रों से सिक्योर किया गया था, और वो सारे वैन सैनिक और क्रॉप्स उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब लैन कुरन और कुंगेन जुन को ये पता चला तो कुंगेन जुन ने कुरन से कहा, तुम जाओ और बच्चों और मेरी वाइफ का ख्याल रखो, मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। ये सुनकर चरण ना चाहते हुए भी वहाँ से लैन क्लैन की तरफ चले जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पहुँचने में देर हो गई। आते समय उन्हें सिचन दिखा, जो वांगजी को गोद में लेकर रोते हुए भाग रहा था। ये देखकर कुरन उनके पास गए और बोले, सिचन, तुम कमरे से बाहर क्यों आए? और सिस्टर इन लॉ कहाँ है? और विंग कहाँ है? ये सुनकर सिचन ने रोते हुए कहा, अंकल, माँ और बेबी उसी कमरे में है।
वहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग आ गए, इसलिए माँ ने हमें भगा दिया। माँ को पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो आ नहीं पाई, और बेबी भी उन्हीं के पास है। किरण ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। वो उन दोनों बच्चों को एक जगह छुपाकर मैडम लैन के रूम की तरफ भागे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि मैडम लैन पूरी तरह से खून में लथपथ होकर ज़मीन पर पड़ी हैं। किरण के लिए उसकी सिस्टर इन लॉ उसकी माँ की तरह थी। उन्हें इस हालत में देखकर वो जल्दी से उनकी तरफ भागे, उनके पास आ गए और उसके सिर को गोद में रख कर बोले, सिस्टर इन लॉ, आपको ये क्या हुआ? वीइंग कहाँ है? मैडम लैन ने एक कागज़ के टुकड़े को किरण की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वीइंग को बचा लो। और ये कहते हुए उनकी वहीं डेथ हो गई। किरण ने देखकर बहुत रोए। फिर उसकी नज़र उस पेपर पर गई। उसमें वीइंग और वांगजी के उस पावर के बारे में सब कुछ लिखा था। वो ये सब पढ़कर बहुत शॉक हो गए और जल्दी से वीइंग को ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर आए। तरफ बैटलफील्ड में फेंगम्यान का ध्यान कुछ वैन सैनिकों पर गया जो कुछ छुपा कर ले जा रहे थे। फेंगम्यान ने कुछ सोचा और वो उस तरफ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उन सैनिकों की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वो उस बच्चे को देखते ही समझ गए कि वो वी चांगसे का बेटा है, क्योंकि उसके लिप्स के ऊपर भी ठीक वैसा ही मोल था जैसा कि वी चांगसे के लिप्स के ऊपर था, और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल कांगसे की तरह थी। फेंगम्यान ने उन सैनिकों के आगे आते हुए कहा, उस बच्चे को मुझे दे दो। उन सैनिकों ने कहा, हम इसे यहाँ तक तुम्हें देने के लिए नहीं लाए हैं, चाहिए तो लेकर दिखाओ। फिर वहाँ उनकी लड़ाई होती है और फेंगम्यान वीइंग को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। वो उसे एक झाड़ी के पीछे लेकर जाते हैं और वीइंग से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, ये कहकर कि तुम आने वाले फ्यूचर में इन आयरन को ख़त्म कर दोगे, तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगा। फ्लैशबैक में चियांग क्लैन में एक लेटर आता है जो फेंगम्यान के लिए था। वो लेटर वी चांगसे की तरफ था, जो कि फेंगम्यान के बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उसमें वीइंग और वांगजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और ये भी लिखा था कि अगर उन्हें और चांगसे को कुछ हो जाए तो वो वीइंग का ख्याल रखें। अब प्रेजेंट में फिर फेंगम्यान वीइंग को वहीं झाड़ियों के पीछे छोड़कर बैटलफील्ड में वापस आ जाते हैं। इस तरफ अब किंगन जुन भी बुरी तरह घायल हैं। किरण का ध्यान अब किंगन जुन पर गया, जो अभी अभी वापस बैटलफील्ड में लौटा था, और लौटते ही पहली चीज़ उन्होंने अपने भाई की चीख सुनी थी। वो ये देखकर उनके पास जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, गागा गागा, आप मुझे छोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकते, सिस्टर इन लॉ भी मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर किंगन जुन की आंखों से एक आंसू गिर गया, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, किरण, तुम ऐसे टूट नहीं सकते, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और क्लैन को संभालना होगा। क्लैन को तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम्हें वीइंग और वांगजी का भी पूरा ख्याल रखना होगा। ये सुनकर किरण रोते ही बोला, आप ज़्यादा बात मत कीजिए, सिस्टर इन लॉ ने मुझे सब बता दिया है। किंगन जुन को ये सुनकर प्राउड हुआ कि अंतिम समय में भी उसकी वाइफ सबकी फ़िक्र कर रही थी, और उन्होंने कहा, तो ठीक है, फिर अब जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम्हें सबका ख्याल रखना है। और ये बोलते हुए उनकी भी वहीं पे डेथ हो जाती है, और किरण फिर एक बार रोते रह जाते हैं। तो गाइज़, आगे की स्टोरी हम कल जानेंगे। कल हमें पता चलेगा कि वैन रोहान की मौत कैसे होती है, लैन ई और बाओसन सैरन किस तरह से सबको प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।